तो आज से एक नई सीरीज चालू कर रहे हैं और इस सीरीज का नाम है हाउ टू डू स्कैम। अब मैं तुमको सिखाऊंगा कि स्कैम किस तरीके से किया जाता है। पहले भी हमने ये चीज ट्राई की थी, सक्सेसफुल रही थी, तो उसी चीज को आगे बढ़ा रहे हैं। हर दिन मैं तुम्हारे पास एक बोर्ड लेकर के आऊंगा। तो ये हमारा बोर्ड है, इसके ऊपर लिखा हुआ है भैया आज का पहला एपिसोड हाउ टू डू स्कैम। और आज का सेंट्रल आइडिया है कि सामने वाले को कुछ भी करो, कैलकुलेट मत करने दो। 5 बातें आज हम सीखेंगे और ये जो 5 बातें जब हम सीख लेंगे तो जैसे जैसे हम एक बात सीखते चले जाएंगे, मैं वो एक बात काटता चला जाऊंगा। और जैसे ही 5 बातें हम सीख लेंगे तो एक बार हल्का सा एक एक लाइन में रिवाइज करके, कि अल्टीमेट ये आइडिया है कि जब हमारी 100 वीडियो भी हो जाएं तो 100 वीडियो के बाद भी मैं चाहूंगा कि कोई ऐसा पैटर्न हमारा पॉपुलर हो जाए कि जो हर बार तुमको मजबूर करे, अगर कोई व्यक्ति बीच में जुड़ रहा है तो पहले वीडियो पे वापस जाए और फर्स्ट वीडियो से सीखना शुरू कर सकता है। तो आज का पहला एपिसोड और पहला आइडिया है कि उनको कुछ भी करो, कैलकुलेट मत करने दो। हम बैंक वालों के पास जाएंगे सबसे पहले कि बैंक वाले किस तरीके से, मेरी आवाज आ रही है? आई होप कि मेरी आवाज आ रही होगी। कि हम बैंक वालों के पास जाएंगे, बैंक वालों से सीखेंगे कि किस तरीके से वो तुम्हें पागल बनाते हैं। नोबेल प्राइज विनर है, उसकी कहानी सुनेंगे। इंश्योरेंस और यूलिप वाले प्रोग्राम क्यों स्कैम की कैटेगरी में आते हैं वो देखेंगे। मोबाइल रिचार्ज वालों ने तुम्हें आज तक कैसे पागल बनाया, और फिर आखिर में जाकर के वो रेफरेंस हमारे ब्रेन को लेकर के कि न्यूरो साइंस में किस तरीके से ये सारी चीजें कवर होती हैं। तो चालू करते हैं अपना पहला आइडिया। आप लोगों को भी लगता है क्या, मतलब आई एम प्रेटी श्योर कि आप लोग अपने पेरेंट्स से जाकर के पूछोगे कि मैं 100 रुपये आज बैंक में डालता हूँ तो मुझे एफडी करवानी है, और एफडी में 6% मिल रहा है, तो 1 साल के बाद मुझे 106 रुपये हो जाएंगे मेरे, तो मेरे पैसे बढ़ गए ना। लेकिन बैंक कभी आपको ये कैलकुलेट नहीं करने देगा, या ये आपको ये बात याद नहीं आने देगा कि भाई महंगाई की दर भी 5 और 6% से ही बढ़ रही है। मतलब कि अगर तुमने अपना पैसा एफडी के अंदर में अगर डाल भी दिया, तब भी तुम्हारा पैसा बस उतना का उतना रहा, बढ़ा नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको सेविंग अकाउंट्स में 2-3% का सेविंग इंटरेस्ट रेट मिलता है, तो आपके पैसे, आपका 100 रुपया हर साल कम हो रहा है, उसकी परचेजिंग पावर हर साल कम हो रही है। और लोगों को ये कैलकुलेट नहीं करने देना है हमको। बैंक वाले इस तरीके से आपको कैलकुलेट नहीं करने देते हैं। और इसी तरीके से जो गली मोहल्लों में लोग उधार देते हैं वो भी आपको कैलकुलेट नहीं करने देते हैं, उनका कभी और जिक्र करेंगे। तो आज का पहला आइडिया काट देते हैं कि किस तरीके से आप, बैंक वाले आपको कैलकुलेट नहीं करने देते हैं, और ये देखेंगे आगे बढ़ेंगे। ये बिल्कुल बेसिक वाला मामला है। ये बात तो बिल्कुल हाँ बोले, हाँ समझ में आ गई, हाँ यही आइडिया है। और फिर इसका जो लेवल है वो बढ़ाते चले जाएंगे। तो पहला आइडिया को काटते हैं। और आज का जो मेन वीडियो पार्ट है, जो मुझे कहानी सुनानी है, वो रिचर्ड एच थेलर की है। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में 2017 का नोबेल प्राइज इनको मिला हुआ है। तो वो बताते हैं कि किस तरीके से जब वो यूनिवर्सिटी ऑफ रोचेस्टर और कॉर्नेल में जब पढ़ाते थे तो उनका एक कोर्स था, कोर्स का नाम था मैनेजेरियल डिसीजन मेकिंग, कि डिसीजन किस किस तरीके से मेक किया जाता है। और ये वही कोर्स है जिसमें फैसले लेने सिखाए जाते हैं। अब मजे की बात यह है कि ये किस्सा खुद ब खुद इस बात का सबूत बन गया कि किस तरीके से हम लोग फैसले जब लेते हैं तो उसके बेसिस कितने अजीब हो सकते हैं। हुआ ये था कि थेलर ने अपना एक मिड सेम का एग्जाम लिया, यूनिट टेस्ट टाइप के जैसे होते हैं ना, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, तो बाहर के देशों में मिड टर्म एंड सेम ऐसा होता है। तो उन्होंने जब मिड टर्म का एग्जाम लिया तो वो 100 नंबर का एग्जाम था। पेपर को उन्होंने जानबूझ करके मुश्किल रखा था थोड़ा सा, क्योंकि थेलर देखना चाहते थे कि बच्चों के बीच फर्क है क्या, और ये बड़ा जरूरी है। अगर पेपर आसान होता है तो बच्चों में फर्क नहीं पता चल पाता है। तो पेपर हमेशा थोड़ा टफ ही होना चाहिए। बटे बटे नंबर अगर ला रहे हैं एक से ज्यादा लोग तो बहुत बुरी बात है, और बटे बटे तो लाने भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो उससे पता चलता है वाकई में कि कौन सा बच्चे ने कितनी तैयारी की है। क्योंकि अगर सब लोग 95-97 लेकर के आएंगे तो टॉपर और एवरेज स्टूडेंट का अंतर ही नहीं पता चलेगा। अब यहाँ पर रिजल्ट जब आया तो क्लास का एवरेज था तकरीबन 72। थेलर के हिसाब से बहुत बढ़िया चीज थी। ग्रेडियंट कर्व पर मतलब जो ये बच्चे थे 72 वाले, उनको B+ मिलेगा, उससे ऊपर वालों को B, मतलब कि A और A+ मिल जाएगा, नीचे वालों को B-C, C-D ऐसे मिल जाएगा। किसी का नुकसान नहीं था, बढ़िया चीज थी। लेकिन क्लास में भूचाल आ गया, बच्चे गुस्से में थे। स्टूडेंट शिकायत लेकर के आ गए टीचर के पास कि भैया टीचर ने एवेल्युएशन में कितनी कितनी सख्त तरीके से उसने एवेल्युएशन किया है। वजह सीधी थी, क्योंकि
आप बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि 100 में से 72 का मतलब है 72% और 72% दिमाग सुनते ही वो स्कूल वाला या पैमाना याद करने लगता है कि यार 90 अच्छे होते हैं यार, 80 का मतलब ठीक होता है, 70 का मतलब तो ये तो बेकार है, बहुत घटिया नंबर आए हैं। अब अगले एग्जाम में थेलर ने एक भी क्वेश्चन आसान नहीं किया। उन्होंने पेपर को 137 नंबरों का बना दिया और कठिनाई उतनी ही है ये माइंड यू, और थोड़ी सी ज्यादा ही थी। अब एवरेज आया लगभग लगभग 95 96। अब गौर कीजिए कि 137 में से लगभग 95 96 वही 70 75 के बीच का 72 का एवरेज ही चल रहा है। मतलब कि जो पिछली बार हुआ था वो भी वही इसी बार हुआ है। लेकिन इस बार क्लास खुश थी, किसी ने शिकायत नहीं की, किसी को गुस्सा नहीं आया, सबको लगा कि इवोल्यूशन भी नरम ही हुआ है, क्योंकि 96 नंबर सुन करके 96 नंबर सुन करके लोगों के पेट में ठंडक पड़ने लगी। वो 70% का गणित करने की मेहनत से कई ज्यादा तेज थी कि कौन बैठ करके कैलकुलेट करे। उनको दिख रहा है कि 96 है, 95 है, बढ़िया ठीक है। टेलर खुद लिखते हैं कि स्टूडेंट्स को पता था कि ये सिर्फ पैमाने का खेल है, उन्होंने बताया भी था, फिर भी सभी लोगों की फीलिंग वैसी की वैसी रही। मतलब कि अगर आपको कल को कोई मतलब कि ये लीगल स्कैम का तरीका है। वैसे भी 96/137 निकालना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी 15-20 सेकंड में कर सकता है। लेकिन 137 अपने आप में उन्होंने बोला कि मैंने 137 जानबूझ करके चुना कि ये इससे भाग करना, लोगों को मौत पड़ेगी तो लोग करेंगे नहीं, छोड़ देंगे। और कितनी कंपनीज यही काम कर करके हजारों करोड़ों रुपए कमाती हैं। हम देखेंगे आगे और एग्जाम्पल। और आप, मैं बता रहा हूँ लेकिन करना मत, मतलब इसका नाम हाउ टू डू स्कैम इसलिए रखा है कि ताकि लोग ये समझ सकें कि अच्छा अच्छा हमारे साथ इस तरीके से स्कैम किया जाता है। तो लोग हर एक पर्टिकुलर मैथमेटिक्स में जो नंबर होता है उसके बटे में भी एक नंबर होता है। हम ज्यादातर जो बटे वाला नंबर होता है, डिनोमिनेटर जो होता है, उसको छोड़ देते हैं, केवल न्यूमिनेटर पर हम जो है ध्यान देते हैं। और कहीं कहीं पर ये भ्रम लाखों रुपए कॉज कर सकता है हमको। और आज वही एग्जांपल्स और भी देखेंगे हम। तो आइए दूसरा वाला जो है वो कट कर देते हैं। दोबारा से रिमाइंडर सीख रहे हैं, याद रखना भी उतना ही जरूरी है कि 6% वाले वो क्या कर रहे हैं, वो लोग तुमको पागल बनाने के लिए कि 6% तो बता देते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि महंगाई भी 6% से बढ़ रही है, तो पैसा उतना का उतना ही है। डू नॉट लेट देम कैलकुलेट। नोबेल प्राइज वाले बंदे ने भी यही किया, उसने बोला कि ये बच्चों को कैलकुलेट करने मत दो कैसे भी करके। अब तीसरी चलते हैं कि ये है हमारा आज का वो इम्पोर्टेंट आइडिया जो आप एक्चुअल में अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करेंगे, कि बैंक वाले, यूलिप वाले, इंश्योरेंस वाले, ये सब लोग कैसे मेक श्योर करते हैं कि तुमको कैलकुलेट ना करने दें। बैंक में आप कभी अपने घर के लिए अगर कभी लोन लें या पर्सनल लोन वगैरह लेते हैं, तो मान लीजिए कि जैसे पिताजी लोन लेने गए हैं, सामने बैठा हुआ जो रिलेशनशिप मैनेजर है वो बहुत आराम से आपको विनम्रता से पेश आएगा, क्योंकि अभी तो आप लोन लेने गए हैं ना। तो और उसके बाद में फिर वो चाय वाय भी आएगी और वो आपको बोलेगा बस सर 29,800 रुपये आपका चल रहा है, इतनी में आपकी जो है बच्चे की जो बाइक है वो आ जाएगी। कि सर आपका बस 78,995 रुपये आपकी मंथली किस्त बनेगी और 30 साल में आपके घर का लोन जो है वो चुकता हो जाएगा। वो आपको कोशिश करेगा कि एक्चुअल में वो कंपाउंड इंटरेस्ट वाली ब्याज की दर आपको ना पता लगने दे, क्योंकि अगर आपको ये बात पता लग गई तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस तरीके से 50 लाख का घर लगभग लगभग दुनिया को बैंक से लोन करवाने में, अगर बैंक से आपने तकरीबन 50 लाख का लोन लिया है तो ये मान करके चलिए कि 50 लाख रुपए आप खुद के लिए कमाएंगे और 50 लाख रुपए आप बैंक के लिए कमाएंगे, क्योंकि बैंक के पास हथकंडों की कमी नहीं है। वो बहुत गंदे गंदे खेल भी खेल सकते हैं जिसमें फ्लैट रेट बोल देते हैं कि मान लीजिए आपने पर्सनल लोन पर या खास करके टू व्हीलर्स पर वो इस तरीके का लोन जो है वो लागू कर देते हैं। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि सिर्फ 10%, अरे सस्ता है, ले सकते हैं। लेकिन फ्लैट रेट का मतलब होता है कि ब्याज पूरी मूल रकम पर पूरे के पूरे कार्यकाल तक लगेगा। आप हर महीने पैसे दे करके मूलधन घटाते जा रहे हैं, लेकिन अभी भी ब्याज आपको पूरी की पूरी असल मूलधन पर ही आपसे खींचा जाएगा, क्योंकि वो लोग तो भाग गए, आपको कैलकुलेट करने नहीं दिया। आपके जहन में भी हमेशा ये रहेगा कि हाँ मेरे तो 48,900 रुपए जाने होते हैं हर महीने के, जाने दो। आपके लाइफ में अगर पैसे आ भी रहे होंगे और आप जल्दी अपने लोन को चुका भी सकते होंगे, तब भी लोगों को लगेगा कि नहीं ठीक है, बराबर ही पड़ता होगा, अब कम समय में
चुकाओ या लंबे समय में, यहाँ तक कि अगर आपने ज़हमत उठाई ना कम समय में चुकाने की, तो इसके लिए वो अलग से एक्स्ट्रा चार्ज माँगते हैं। बोले कि यार मैं उधार जल्दी चुका रहा हूँ, तू मेरे से उधार जल्दी चुकाने का पैसा माँग रहा है फालतू। यस, क्योंकि उसको बहुत घाटा पड़ेगा, वो उसने आपको कैलकुलेट नहीं करने दिया है। आप तो मज़े-मज़े में उठ के आ गए, हाँ जी, इतने इतने ₹100 इतने ₹1000 महीने के जाने हैं मेरे। क्योंकि आप भूल रहे हैं कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, और जब घर खरीदने पर कोई चीज़ 30-40 साल के लिए जब कोई पर्टिकुलर लोन चल रहा होता है, तो 30-40 साल के अंदर में वो पैसा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसका इस्तेमाल म्यूचुअल फंड वाले भी आपको पागल बनाने के लिए करेंगे, क्योंकि वो बोलेंगे भई हमारे म्यूचुअल फंड की फीस तो केवल 0.1% है। लेकिन 0.1% के नाम पर आप उसमें घुस गए, और आपने 30 साल के लिए आप उसमें घुस गए। वो 0.1% कंपाउंड इंटरेस्ट से जब ग्रो होगा, तो आपको पता चलेगा कि लोगों की 30% जो उन्होंने पैसा कमाया है, वो उनका केवल और केवल म्यूचुअल फंड वाले लेकर के चले जाते हैं, क्योंकि उनको शुरुआत में 0.1 देख करके जैसे उन बच्चों को बड़ा अच्छा लगा, अरे एक 97 नंबर आ रहे हैं, 95 नंबर आ रहे हैं, किसमें से, कैसे, कहाँ, क्यों कैलकुलेट नहीं करने दिया टीचर ने उनको, वैसे ही ये म्यूचुअल फंड वाले अपनी फीस में तुमको कैलकुलेट नहीं करने देंगे, हॉस्पिटल वाले कैलकुलेट नहीं करने देंगे, बैंक वाले लोन में कैलकुलेट नहीं करने देंगे, और इसके बाद आते हैं सबसे बड़े प्रेडेटर, और वो हैं आपके इंश्योरेंस वाले, यूलिप वाले। यूलिप ये समझिए कि एक ऐसा छलावा है जहाँ पर लोगों को मौत पड़ती है ये समझने में कि उनको लगता है कि यार मैं अगर इंश्योरेंस में पैसा दे रहा हूँ तो सारा पैसा खत्म हो जाएगा और मुझे वापस कुछ नहीं मिलेगा, फिर ऐसे कैसे चलेगा? तो इंश्योरेंस वालों ने बोला, अच्छा, अच्छा, तुम इतने लालची हो कि तुम्हें इंश्योरेंस का मतलब ही नहीं पता है। चलो तुम्हारे लिए एक नया प्लान निकाल देते हैं, यूलिप प्लान, जिसके अंदर में तुम पैसा भरोगे और तुमको वापस से थोड़ा वो पैसा दे भी देंगे, और तुमको लगेगा अरे वाह! इंश्योरेंस का इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट का इन्वेस्टमेंट। नहीं, इंश्योरेंस को इंश्योरेंस की तरफ रखना है, इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट की तरफ रखना है। क्योंकि जिस तरीके से बैंक मैनेजर आपको बड़े प्यार से बता करके गया था कि आपका 78,900 रुपए आपका मासिक किश्त पड़ेगी, बस उसी तरीके से ये लोग भी आएंगे आपके पास और आपको बोलेंगे कि सर ये ऐसे ऐसे, बस आज आप 50 लाख रुपए आपने दिए, ये वाला आपने प्लान लिया, और आज से इतने साल के बाद में, आज से 30 साल के बाद में आपका रिटायरमेंट आ जाएगा, और उस समय से आपका महीने में 1 लाख रुपए आपको हर महीने जो है 1 लाख रुपए मिलेंगे। अब ये जो प्रेडेटर हैं, ये तो और भी ज़्यादा बढ़िया तरीके से माल खींच रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कई सारी चालें चली। पहली चाल तो ये कि इन लोगों ने आज का 1 लाख रुपया, क्योंकि हमारे ज़हन में चलता है, हाँ यार 1 लाख रुपए तो बढ़िया है। आप चाह कर के भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि भाई 30-40 साल के बाद में आज के 1 लाख रुपए की कीमत उस समय के 10,000, मतलब आज के 10,000 रुपए के बराबर होगी। लेकिन आपको सुनने में बड़ा प्यारा लगता है कि हाँ यार 1 लाख रुपए मिलते रहेंगे पूरे के पूरे। ऐसा नहीं है कि अगर आप उनसे नहीं पूछेंगे तो वो आपको बताएँगे नहीं। आप उनसे पूछिए कि ये जो मैं आपका सो कॉल्ड इंश्योरेंस वाला प्लान ले रहा हूँ, इसका सीएजीआर कितना है? मतलब कि आप मुझे ये बताइए कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जो बनेगा इसका, कि हर साल वाला, वो कितना बनेगा? और जब आप ये सब कैलकुलेट करने बैठेंगे तो आपको पता चलेगा वो 2% भी नहीं बनता है ये यूलिप वाले प्रोग्राम्स के अंदर में। मतलब कि आपका पैसा नीचे जाएगा। वो व्यक्ति आपसे इन्फ्लेशन का ज़िक्र नहीं करने वाला है, महँगाई का ज़िक्र नहीं करने वाला है। जिस पॉलिसी में आपको 50 लाख का कवर मिल रहा था और थोड़ा-सा रिटर्न मिल रहा था, दोनों ऐसे ठूसे गए थे कि ना तो कवर ढंग का मिला और ना ही रिटर्न ढंग का मिला आपको। और जबकि आप वर्स्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड आपने चुन लिया, जबकि आप बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड चुन सकते थे कि इंश्योरेंस में बेहतरीन इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट में बेहतरीन इन्वेस्टमेंट। लेकिन डर के मारे, जस्ट बिकॉज़ कि कैलकुलेट ना करना पड़ जाए, इस तरीके के प्लान एग्जिस्ट करते हैं जो आपको वर्स्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड दे सकते हैं। तो आइए हमने इसको भी काटे, और दोबारा से मैं तुमको याद कराऊं, याद रहे कि हम लॉन्ग टर्म में पढ़ने, समझने, बूझने के लिए, फाइनेंशियल लिटरेट होने के लिए कर रहे हैं। बीच बीच में आपके वो क्यूआर कोड आता रहा था, अगर लगता है आपको तो प्लीज बाय इट, मुझे हेल्प मिलेगी। तो इंश्योरेंस वाले किस तरीके से बेहतरीन स्कैम करते हैं, यूलिप वाले, और क्यों फंडामेंटल आइडियाज कभी नहीं छोड़ने हैं। पहला आइडिया कि ये कैलकुलेट नहीं करने देंगे, ये हमेशा याद रखना है कि 100 रुपए से अगर 106 रुपए हो भी गए, तब भी 6 रुपए की महंगाई भी तो कम करोगे, तो 100 रुपए पे वापस आ जाओगे। और 4% की सेविंग 4% की अगर सेविंग
का इंटरेस्ट मिलता है और महंगाई 6% की दर से बढ़ रही है, तो तुम्हारा पैसा 2% की दर से कम हो रहा है। फिर हमने नोबेल प्राइज की कहानी जिक्र करी कि उसने 137 नंबर लगा करके उनको कैलकुलेट ही नहीं करने दिया। वो एक नंबर सुनते थे, 95 आ गए, ओ 95 तो बढ़िया होता है, 95 तो बढ़िया होता है। बैंक वाले भी यही काम कर रहे हैं कि इतने हजार रुपए पर महीना देना पड़ेगा, और वो भी कैलकुलेट नहीं करने दे रहे हैं। फिर इसके बाद मोबाइल रिचार्ज वाले लोग, अभी तो थोड़ा सा इनकी कमी नहीं बनती, थोड़ी सी कम हो गई है, अभी भी है कि ये लोग तुमको 28 दिन का महीना तुम बैठ करके कैलकुलेट करोगे नहीं। 28 दिन, हाँ ज्यादातर लोग क्या, तुम भाई बेस्ट बेस्ट पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हो, और उसके बाद भी तुमने एक बार सुन लिया कि हाँ यार अब क्या ही कर सकते हैं, 28 दिन तो बोल रहे हैं। तो 28 दिन का मतलब है कि तुम 13 महीने का रिचार्ज, पूरे साल में 13 महीने हैं तुम्हारे, एक महीने का रिचार्ज उसने तुमसे अलग से ले लिया, तुमको पता ही नहीं चला। 84 दिन का रिचार्ज कर रहे हैं, और इस तरीके की कैलकुलेशन रखते हैं कि करके दिखा दो। मोबाइल रिचार्ज वाले पूरी, अभी तो बहुत बहुत इज्जतदार हो गए हैं भाई, अभी तो बहुत इज्जतदार हो गए, क्योंकि अनलिमिटेड वाले कनेक्शंस आ गए हैं। मैं जब कॉलेज में था और जब इस तरीके के प्लान आया करते थे जिसमें एसएमएस भी देखना पड़ता था, तब बस कॉपी पेन लेकर के बैठे रहते थे हम लोग कि एक दिन कैलकुलेट करेंगे और उससे अगले दिन जाकर के वो वाला प्लान दुकान से लेकर के आएंगे। लेकिन अभी भी इनकी कमी नहीं बनती, बिल्कुल बढ़िया तरीके से चल रही है, और आपको कैलकुलेट तो ये लोग नहीं करने देंगे। और फिर इसके बाद जो हमारा आखिरी आज का आइडिया है, और ये आइडिया मैंने नए सिरे से, नए तरीके से देने की कोशिश की है, वो कुछ और नहीं है। डेनियल कैनेमन और ट्रेविस्की, जो कि नोबेल, ये लोग भी नोबेल प्राइज हैं। आज हमने 3 नोबेल लॉरिएट्स का नाम सुना, जो कि इकोनॉमिक्स में तीनों को, थेलर, ट्रेविस्की और कैनहेमन, तीनों का हमने जिक्र देखा। और ये आइडियाज कहीं ना कहीं घूम फिर करके इसी तरफ आते हैं कि लोगों के पास दो तरीके के दिमाग हैं, कि जल्दी से कैलकुलेट कर लेता है, जैसे भाई 100 रुपए, 100 में से 72 नंबर आए तो तुरंत चिल्ला के बोल देता है ना दिमाग के 72% आ गए। लेकिन 137 में से 95 आए तो दिमाग बैठ जाता है, अबे कौन कैलकुलेट करेगा। तो ये जितने भी स्कैम करने वाले लोग हैं, ये पूरी कोशिश करते हैं कि इनको मालूम है कि आप बैठ करके डिटेल्ड कैलकुलेशन नहीं करेंगे। ये लोग अगर प्राइस 100 रुपए रखेंगे तो इधर से माल जो है वो 985 ग्राम कर देंगे। ब्लिंकिट पे अगर आपने देखा होगा तो सब्जियां जो हैं वो 400, 450 ग्राम के नाम से आने लगती हैं, और वो 400, 450 ग्राम पे आती हैं। आपको लगता है कि हाँ आधा किलो के बराबर ही है, लगभग लगभग नहीं, वो आपको पूरी जान लगाएगा कि आपको कैलकुलेट ना करने दे, आपको ये कैलकुलेट ना करने दे कि सच में 1 किलो कितने का पड़ रहा है, और ये डार्क पैटर्न की डायरेक्शन में भी जाता है। तो ये आइडिया रहे हमारे आज के, जो आपको हमेशा याद रखने हैं। मैं बार बार आऊंगा इन आइडियाज को लेकर के। आज का हमारा पहला एपिसोड, हाउ टू डू स्कैम, जिस जिस जो था, डू नॉट लेट देम कैलकुलेट, कि अगर आप दूसरे के साथ में स्कैम करना चाहते हैं तो उसको कैलकुलेट मत करने देना, और अगर खुद स्कैम से बचना चाहते हैं तो आपको हर बार कैलकुलेट करना पड़ेगा। जल्दी डिसीजन नहीं ले सकते, कैलकुलेट करना पड़ेगा, खास करके उन चीजों में जो लंबे समय चलती हैं, इंश्योरेंस, लोन, घर, इन सब में और अच्छे से ध्यान देने की जरूरत है। थैंक यू। कल मिलते हैं, मतलब नेक्स्ट टाइम मिलते हैं अगले आइडिया के साथ, हाउ टू डू स्कैम वीडियो नंबर 2। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय।